इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले कई दिनों से लगातार एक बार फिर आप जितने भी न्यूज़ चैनल देखें, अखबार देखें, वही सुर्खियाँ, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध, तीसरी बार जंग होगी, क्योंकि ईरान और इजराइल एक दूसरे के आमने सामने हैं। शुरुआत लेबनान से हुई, हिजबुल्लाह के अलग अलग इलाकों से जो गढ़ हैं उनके, उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत, फिर इजराइल का लेबनान की सरहद पर ज़मीनी जंग, एयर स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें, और उधर फिर पलट कर ईरान ने 200 के करीब मिसाइल दाग दी। आज ईरान के जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई, आज उनका ऐलान कि ईरान किसी भी हद तक जा सकता है और लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसका बदला ले सकता है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर हालात कुछ अजीब से बना दिए हैं। जंग होगी नहीं होगी, लेकिन मेरी कहानी इनसे नहीं है जुड़ी हुई। कहानी यह है कि अगर जंग होती है तो क्या ईरान का साथ अरब देश देंगे? क्योंकि याद रखिए कि ईरान एक शिया बहुल देश है, अरब देश सुन्नी बहुल देश है। लेकिन अगर फ़िलिस्तीन की जब बात आती है तो अरब देश की भी जो वहाँ के लोगों की भावनाएं हैं वो फ़िलिस्तीन के साथ चली जाती हैं। लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो रूलर हैं अरब देशों के अलग अलग, उनके अपने अपने मतलब और मकसद हैं। तो वो इजराइल के ख़िलाफ़ जंग भी नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते कि ईरान पर इजराइल हमला करे। क्यों? क्योंकि अगर ईरान पर इजराइल हमला करता है तो ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में, जिसके लिए वो ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहा है, और मदद मिलेगी। वो दुनिया को कहेगा भाई हमें इजराइल से ख़तरा, हम अपने डिफेंस के लिए हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना रहे हैं, और वो न्यूक्लियर पावर देश भी बन सकता है। और अरब देश नहीं चाहते कि खुद ईरान न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि उस इलाके में पावर सेंटर जो है वो फिर इधर उधर हो जाएगा। सोचिए कि अगर अरब देशों के अंदर ईरान उधर न्यूक्लियर पावर बन गया तो खुद सऊदी अरब ये सब नहीं चाहेंगे कि कभी ऐसा हो, क्योंकि फिर ईरान में न्यूक्लियर पावर होगा, उसके बाद ये लोग डरेंगे। तो बड़ी अजीब सी राजनीति और पॉलिटिक्स है इन सारी चीज़ों में। लेकिन खैर, सवाल ये है कि अचानक 17 सितंबर से ये लेबनान का पूरा जो है सब कुछ इजराइल ने जो किया, वो लेबनान कहाँ से आ गई तस्वीर में? लेबनान कहाँ से आया? लेबनान क्या है जिसकी वजह से इजराइल वहाँ पर हमले कर रहा है? और हिजबुल्लाह के तमाम बड़े जो बॉसेस हैं या चीफ हैं वो सब लेबनान में ही क्यों रहते हैं? तो लेबनान का इन सारी कहानियों से क्या लेना देना? लेबनान है क्या? कौन सा देश है? कौन से लोग वहाँ रहते हैं? कितनी आबादी है? कितना बड़ा है? और इन चक्करों में लेबनान कहाँ से पड़ा? तो आज की पूरी कहानी वही है कि लेबनान कैसे इस वक्त इस जंग का मैदान बन चुका है। बहुत पहले लेबनान अलग अलग लोगों ने हुकूमत की। 1920 में लेबनान पर फ्रेंच का कब्जा था, फ्रांस का, और वही हुकूमत कर रहे थे। लेकिन तब लेबनान नहीं था 1920 में, बल्कि ये एक सीरिया का हिस्सा था, मतलब सीरिया था, और सीरिया पर कब्जा था फ्रांस का। 1920 में जब फ्रेंच वहाँ पर थे, उन्होंने सीरिया के पश्चिमी हिस्से का टुकड़ा कर दिया, एक अलग सीरिया ही देश का, और उसको एक नया नाम दिया, और वो नाम पड़ा लेबनान। अब चूँकि फ्रेंच रूलर थे, फ्रांस की हुकूमत थी, उनके कब्ज़े में था, सीरिया का टुकड़ा कर एक टुकड़े को अलग देश बना दिया था उन्होंने, लेबनान। तो फ्रेंच थे तो इसलिए वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, उस पर फ्रेंच हावी था। वहाँ अरबी के अलावा इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती थी। तो इस तरीके से लेबनान का जन्म हुआ 1920 में। और तब लेबनान की आबादी ऐसी थी कि जो मेजॉरिटी थे वो क्रिश्चियन थे, उसके बाद सुन्नी मुस्लिम थे, फिर शिया मुस्लिम। तो 1920 में पहली बार सीरिया के टुकड़े कर लेबनान का जन्म हुआ, और उसके बाद फिर अगले 23 साल बीते। 23 साल के बाद आखिरकार लेबनान एक आज़ाद देश बना। अब जब आज़ाद देश बना तब ये हुआ कि भैया यहाँ सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि एक बड़ी उलझन थी। वो ये थी कि वैसे तो लेबनान में 18 अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते थे। लेबनान अरब देश का पार्ट होते हुए भी अरब देशों से बिल्कुल अलग था, जुदा था। उनका कल्चर, उनकी संस्कृति, उनका खुलापन बिल्कुल अलग, और इकोनॉमिक रूप से भी आगे चलकर वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। लेकिन जब 1943 में लेबनान का जन्म मतलब आज़ाद हुआ
तो ये था कि भैया यहाँ की सरकार कैसे चलेगी, चुनाव कैसे होगा, और उसकी वजह थी पॉपुलेशन। जो 18 अलग अलग रिलीजन के मानने वाले लोग थे, उनमें से 3 सबसे बड़े थे। उनमें से एक थे क्रिश्चियन, दूसरे सुन्नी मुस्लिम और तीसरे शिया मुस्लिम। अब इन तीनों की ही सबसे ज़्यादा आबादी थी। 1943 में जब लेबनान को आज़ादी मिली, तब कुल आबादी में 51%, मतलब 51% आबादी क्रिश्चियन की थी, ईसाइयों की, जबकि 22%, 22% सुन्नी मुस्लिम थे और 20% शिया मुस्लिम। यानी 91% क्रिश्चियन, 22% सुन्नी मुस्लिम और 20% शिया मुस्लिम। तो ये हुआ कि कैसे सरकार चलाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियन एक तरफ अकेले, ईसाई जो है 51 है, लेकिन इधर शिया सुन्नी मिला दें तो ये भी लगभग आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये तय हुआ कि ठीक है, जो ईसाई होगा वहाँ की अपने आपस में समझौता हुआ, रूल बने, कानून बने, वो वहाँ का प्रेसिडेंट बनेगा, राष्ट्रपति। जो सुन्नी मुस्लिम होगा, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट जो थे वहाँ पे आबादी वो सुन्नी मुस्लिम, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और जो थर्ड लार्जेस्ट है यानी कि शिया, वो वहाँ की संसद के स्पीकर बनेंगे। ये 3 पोस्ट 3 रिलीजन को अलग अलग बांट दी, और जो बाकी 18 रिलीजन थे उनके लोगों को भी, कि चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या फिर सिविल सर्विसेज में हो या फिर आर्मी में यानी कि वहाँ की सेना में हो, उनमें उन सब की भागीदारी होगी। लेकिन मेजॉरिटी जो थी वो ये थी कि प्रेसिडेंट लेबनान का होगा क्रिश्चियन, मुस्लिम होगा प्राइम मिनिस्टर सुन्नी, और शिया जो होंगे वो होंगे वहाँ के संसद के स्पीकर। लेबनान की पार्लियामेंट में कुल 128 सीट्स हैं। तो इस तरीके से ये सत्ता बटा और सत्ता चलने लगा। धीरे धीरे अब लेबनान में ये था कि अरब देश होते हुए भी वहाँ पे बीच पर औरतों को, लड़कियों को बिकनी पहनकर जाने की इजाज़त थी। लेबनान ने एक नया रूल बनाया था कि यहाँ पे जो बैंक में पैसे डालेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसके बैंक खाताधारी का जो है उसकी डिटेल नहीं देंगे, हम आम नहीं करेंगे, जैसे स्विट्ज़रलैंड में था। तो बहुत सारे बाहर से लोग आने लगे, अपने पैसे वहाँ के बैंक में डालने लगे, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन तो जाएगी नहीं। धीरे धीरे टूरिज़्म हब भी बनता गया, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ वहाँ पहुँचने लगीं इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। और देखते ही देखते लेबनान की जीडीपी भागने लगी, और लेबनान एक दौर में मिडिल ईस्ट का स्विट्ज़रलैंड कहलाने लगा। मतलब इतनी तरक्की भी हो रही है, और बैरूत लोगों के, टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा स्पॉट बन गया था। तो लेबनान तरक्की कर रहा था, उनकी आर्थिक हालत दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे 60 के बाद ही चीज़ें बदलनी शुरू हुई। इधर 43 में लेबनान आज़ाद हुआ, उधर 48 में इजराइल देश का जन्म हो गया और फिलिस्तीन बना, जिसकी कहानी आपको डिटेल में सुना चुका हूँ। अब इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। उधर सीरिया में भी सिविल वॉर, गृह युद्ध चल रहा है। इधर लेबनान के लोग खुश हैं, सब अपना ठीक ठाक रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 3 ऐसी चीज़ हुई जिससे लेबनान में भी हालात बिगड़ने लगे। पहली चीज़ ये हुई कि लेबनान के अब शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम को लगा कि लेबनान तरक्की तो कर रहा है आर्थिक रूप से, लेकिन जितने फ़ायदे ईसाइयों को हो रहे हैं उतने मुस्लिम को नहीं हो रहे, वो पिछड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब इजराइल और फ़िलिस्तीन में लड़ाई चल रही थी, तो बहुत सारे फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी, उनका सबसे बड़ा गढ़ बन गया लेबनान। और उसकी वजह ये थी कि लेबनान ने फ़िलिस्तीनियों के लिए हमदर्दी दिखाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनको आने दो। उनके लिए उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर रखा। तो अब लेबनान में सारे फ़िलिस्तीनी आने लगे। उधर सीरिया में गृह युद्ध चल रहा, तो सीरिया के भी मुस्लिम शरण लेने के लिए लेबनान पहुंचने लगे, और लेबनान सबको का स्वागत कर रहा, वेलकम कर रहा है। अब ये चलता रहा, और इसकी वजह से इधर ये हुआ कि अब लेबनान में मुस्लिम आबादी बढ़ती गई। जो 1943 में 51% क्रिश्चियन थे, 22% सुन्नी मुस्लिम, 20% शिया। उसके बाद अब ये हो गया कि क्रिश्चियन की आबादी घटती गई, मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, और अब उसके बाद क्रिश्चियन भी नाराज़ होने लगे कि इधर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये लोग शरण देते जा रहे हैं। तीसरी चीज़ ये हुई कि जब शरण देने लगे तो बहुत सारे जो फ़िलिस्तीन के फाइटर थे
वो भी पहुंच गए यहाँ पर लेबनान। और इसी में से एक यासिर अरफात के दौर की द फ़लस्तीनी लिबरेशन जो PLO ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके भी बहुत सारे लोग, और वहीं पे उन्होंने फिर लेबनान में भी अपना एक वो बना लिया, एक संगठन PLO करके, फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब लेबनान में रहने लगे, और जब भी लेबनान से ही फ़लस्तीन और इजराइल में जो लड़ाई होती है उधर से भेजा जाता। इधर बहुत सारे शिया भी पहुंच गए थे, तो ईरान उन शियाओं को देखते हुए, क्योंकि ईरान शिया का सबसे बड़ा देश है दुनिया में, उनकी मदद करने लगा। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इधर आबादी बढ़ी, उधर करीब ईसाइयों की आबादी कम होती गई, मुसलमानों की बढ़ती गई। जो मुस्लिम थे शिया और सुन्नी, उन्हें लगा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो क्रिश्चियन को हो रहा है, तो अब वो सत्ता में और ज़्यादा भागीदारी की मांग करने लगे। और इधर जो फ़लस्तीन और सीरिया से शरणार्थी आए, उसकी वजह से भी हालात बदलने लगे। अब लेबनान एक शांत देश, अब वहाँ पर एक साथ कई फ्रंट पर लड़ाइयाँ होने लगी, और एक तरह से एक सिविल वॉर छिड़ गया, एक गृह युद्ध। जब फ़लस्तीन हमला करता इजराइल पर, तो फ़लस्तीनियों को भी पता चल गया था, और इजराइल को भी, कि लेबनान से ये सब कुछ हो रहा, लेबनान की सरजमीन से। तब इजराइल ने लेबनान को निशाना बनाना शुरू किया। ये शुरुआत थी। अब गृह युद्ध चला। गृह युद्ध चलते चलते कहते हैं कि इस गृह युद्ध में करीब 1 लाख लोग मारे गए, 2 लाख से ज़्यादा घायल हुए, और अलग अलग बहुत सारे गुट बन गए थे। कुछ सीरिया के गुट जो सीरिया में लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इधर फ़लस्तीन के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये सब लेकिन पहुँच गए थे अब लेबनान। अब लेबनान में एक साथ इन सारे गुटों में लड़ाई चल रही है। अब लेबनान में सिविल वॉर शुरू हो गया। ईसाइयों से ज़्यादा मतलब कि पावर जो है वो लेने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए कि अब ईसाई ही सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो वो सारी चीज़ें जो होने लगी उसकी वजह से हालात बिगड़ने लगे। जंग शुरू हो गई, मारकाट शुरू हो गई। उधर इजराइल भी हमले कर रहा है PLO के लोगों पर। तो इन सारी चीज़ों में लेबनान की अब बर्बादी शुरू हुई। 1990 तक आते आते गृह युद्ध बहुत बुरी तरह से था। फिर बाद में अरब देश कूदे, सऊदी अरब ने इसमें अगुवाई की, और फिर एक समझौता हुआ। एक दौर तो ऐसा था कि वहाँ पे क्रिश्चियन और मुस्लिम में ऐसी लड़ाई हुई कि एक साथ जो बैरूत है उस पर 2 सरकारें थीं। एक प्रेसिडेंट हाउस से सरकार चला रहे थे, और एक प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और दोनों की अलग अलग सरकारें। तो लेकिन फिर उन सारी चीज़ों पे समझौता हुआ, और गृह युद्ध जब ख़त्म हुआ, इजराइल ने भी हमला किया, तो धीरे धीरे जितने भी संगठन थे अलग अलग, वो सारे ख़त्म हो गए। अब लेबनान वापस शांति के रास्ते पर आया। गृह युद्ध खत्म, सिविल वॉर 1990 के आसपास आते आते, और सारे जो विरोधी गुट थे उन सब का भी खात्मा हो गया। फिर से चुनाव हुआ, और वही अपना चुनाव के साथ सरकारें चलने लगी। बस एक चीज़ नहीं हुआ, और वो था सारे संगठन तो ख़त्म हो गए, हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुआ। हिजबुल्लाह ने अपनी जड़ें वहाँ जमा कर रखी। अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि हिजबुल्लाह में ज़्यादातर जो लड़ाके थे वो उस वक्त शिया थे, लेबनान के शिया गुट के। तो ईरान उनकी अब मदद करने लगा, क्योंकि ईरान भी एक शिया बहुल देश है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शिया ईरान में ही रहते हैं, और बाकी आप अरब देशों की बात करें तो वहाँ सुन्नी मुस्लिम रहते हैं। तो अब ईरान मदद करने लगा, उनको सैन्य तौर पर भी, उनको फाइनेंशियली भी, और उनको खड़ा करने लगा फ़लस्तीन में इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। धीरे धीरे इस मदद की वजह से हिजबुल्लाह खुद लेबनान में इतना ताकतवर हो गया कि अब वो वहाँ चुनाव भी लड़ने लगा। जो लेबनान की पार्लियामेंट है 128 सीट्स की, वहाँ चुनाव भी लड़ने लगा। लेबनान में चाहे चुनी हुई कोई भी सरकार हो, वो अब हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ जा ही नहीं सकती थी। इतनी शक्तिशाली पूरी ये चीज़ें हो गई। और इत्तफाक से जब ये चुनाव हुआ, बैरूत के एक हिस्से पर अब हिजबुल्लाह का कब्ज़ा था। तो कायदे से अगर देखें तो बैरूत के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो लेबनान की सरकार, जिस पर अभी भी उनकी हुकूमत चल रही है, और एक बहुत बड़ा इलाका बैरूत का ही है जो लेबनान की राजधानी है, उस पर हिजबुल्लाह का कब्ज़ा है। और ये सब कुछ चल रहा था। हिजबुल्लाह ने फिर देखा कि सबसे सेफ लेबनान ही है, क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी हुकूमत है, अपना इलाका भी उन्होंने कब्ज़ा कर रखा, उनकी अपनी एक तरह से अघोषित सरकार चलती है। तो फिर हिजबुल्लाह ने वहीं अपने संगठन का हेडक्वार्टर बनाया, और जितने भी चीफ या बाकी कमांडर अब वो लेबनान में रहने लगे, और उस बैरूत वाले इलाके में। और ये वही इलाका था जहाँ हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को जिस बंकर में
इजराइल ने बॉम्ब गिराया था, मारा था, वो उसी हिजबुल्लाह के कब्जे वाला इलाका था। अब यहाँ पे एक सवाल जो उठता है, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है तो दुनिया आवाज़ उठाती है कि आप उसकी संप्रभुता पे आप हमला कर रहे हैं, आप उस देश पे इस तरह से हमला नहीं कर सकते। लेबनान पर हमला हुआ तो फिर बाकी की दुनिया खामोश क्यों? तो इसका जवाब यही है कि असल में सभी ये मानते हैं, खुद अरब देश भी, अरब देश ने लेबनान पर एयर स्ट्राइक और इसकी निंदा तो की, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ये लेबनान की आज़ादी पर हमला है। उसकी वजह ये है कि जो लेबनान के सरकार के पास और लेबनान के जो आम लोग हैं, जो वहाँ की सरकार के मतलब अधीन में हैं और जो इलाके हैं, उन इलाकों में हमला नहीं हो रहा है। हमला हो रहा उन इलाकों में जो लेबनान के ही अंदर हिजबुल्लाह के कब्ज़े में है। तो जब हिजबुल्लाह के कब्ज़े में है तो इसीलिए इजराइल भी ये कहकर बच निकलता है कि भाई हमने लेबनान के ऊपर हमला नहीं किया, हम उसकी आज़ादी पर कोई हमला नहीं कर रहे, हम तो वहाँ घुसे हुए उन हिजबुल्लाह के लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं जिनसे हमारे देश को खतरा है। तो हम लेबनान पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि लेबनान के उन हिस्सों पर कर रहे हैं जिन पर हिजबुल्लाह ने कब्जा कर रखा। और यही वजह है कि ये सब खामोश हैं, इसलिए कि ये लेबनान पर हमला नहीं है। तो लेबनान की पूरी कहानी एक अच्छा देश जो कभी मतलब स्विट्ज़रलैंड कहलाता था मिडिल ईस्ट का, आज जंग के दरवाजे पर खड़ा है। और उसकी वजह यही हिजबुल्लाह है। और उस हिजबुल्लाह में सबसे ज़्यादा जो लड़ाके हैं वो भी शिया है और ईरान एक शिया देश है। तो ये सारे गणित इक्वेशन को अगर आप समझेंगे तो फिर ये सारी, और इसी वजह से ये है कि आज जैसे आयतुल्लाह ख़ामेनी ने मुस्लिम देशों से अपील की कि वो इजराइल के इस मसले और लेबनान पे जो हमला हो रहा है एक साथ आए। लेकिन आप अगर अरब देशों की बात करेंगे तो अरब देशों का अपना एक संगठन है, जो सारे जितने भी अरब देश इसमें शामिल हैं उसमें वो आते हैं। अरब देश का इस वक्त क्या रुख है? क्या वो ईरान की अपील पर साथ देंगे? क्या वो इजराइल के ख़िलाफ़ सीधे जंग में शामिल होंगे? या ईरान अगर हमला करता है तो ईरान के इस जंग में वो मदद करेंगे? क्या होगा? असल में जितने गल्फ़ यानी कि खाड़ी के देश हैं, जिसको आप अरब देश भी कह सकते हैं, इनका अपना एक इनका ऑर्गेनाइजेशन है जिसको GCC बोलते हैं, यानी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल ने अभी लेबनान पर हमले के बाद एक मीटिंग की और उसके बाद एक बयान भी जारी किया, और उन्होंने इजराइल के इस हमले को, एयर स्ट्राइक को, उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए मसला हल कर ले। लेकिन ये जो GCC है, अरब के सारे देश, ये ईरान और ईरान की तरफ से हमले के बारे में खामोश हैं, कुछ नहीं कह रहे। अब उसकी वजह, अब इस GCC जो देश हैं इनमें सारे वो अरब के देश शामिल हैं, जिसमें सऊदी अरब भी है, UAE भी है, आपको ओमान भी है, और बाकी के जितने भी देश हैं खाड़ी के, तो वो सारे देश हैं। लेकिन ये लोग ईरान के लिए कुछ नहीं कह रहे, और मसला वही है, ये चाहते नहीं हैं कि इजराइल के साथ सीधे लड़ाई हो ईरान की, क्योंकि इन देशों के भी जो लोग हैं वो फ़लस्तीन के साथ तो जुड़े हुए हैं। तो रूलर की सोच कुछ और है, जनता की सोच कुछ और है। रूलर सोचते हैं कि इन चक्करों में नहीं पड़ना है, ईरान वीरान, और ईरान के साथ वैसे ही सऊदी अरब के शिया सुन्नी के चक्कर में बनती नहीं है। फिर जो शुरू में आपको कहा कि इस वॉर के बाद कहीं ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, तो सबकी यह है कि बस बातचीत से मसला हल हो जाए। ये छिटपुट चल रहा है, मामला यहीं तक रहे, इजराइल ईरान पर हमला ना करे और ईरान भी इजराइल पर हमला ना करे, और बाकी सारी चीज़ों का हल निकाल लिया जाए। तो हर देश, कहते हैं ना, वर्ल्ड जो जियो पॉलिटिक्स होता है, हर देश की अपनी अपनी राजनीति, हर देश का अपना अपना खेल है, और इस खेल में पिसते हमेशा आम लोग हैं। तो यही इस वक्त भी चल रहा है। लेकिन जंग कभी किसी के लिए अच्छा तो हुआ नहीं। जंग ने कई देशों को बर्बाद कर दिया, लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो दुआ ये है कि दुनिया में एक तो पता नहीं क्यों लोग शांति से, अमन से जीना नहीं चाहते हैं, उनको जीने नहीं दिया जाता। सब अपने अपने देश में रहो यार, अपने अपने हिसाब से जियो, अपने अपने देश में रह कर अपने अपने तौर पे खुश रहो। और बाकी ज़मीन वमीन लेकर इतना हमला करके, आज के दौर में किसी देश में आप ज़मीन का टुकड़ा कब्जा कर लो, वहाँ पे कब्जा करके उनके लोगों को अपने साथ मिला लो। हर देश की तो अपनी ही वैसी प्रॉब्लम है, इतनी सरदर्दी है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, और लोगों को लेकर फिर उनका क्या कल्याण कर पाओगे? बट पावर, ताकत, अहंकार, ये चीज़ें कभी जाती नहीं हैं।
और उन्हीं का नतीजा है ये सब। सुपर पावर बनना है, वर्ल्ड पावर बनना है, दुनिया को अपने इशारे पर नचाना है, और उन सब का अंजाम हमेशा ऐसे ही कोई ना कोई इलाका आप देखिए, वैसे भी किसी न किसी हर सदी में देखिएगा या हर दौर में, हर 10 साल में, पहले गल्फ वार हुआ, उसके बाद ईरान इराक चला, फिर सीरिया की तरफ घूम गया सारा मसला, पहले उससे अफगानिस्तान था, अब इधर लेबनान है, फिर ईरान भी आ गया, इजराइल भी आ गया। ये सब ख़त्म होगा तो देखिएगा कोई और रीजन चुन लिया जाएगा। जैसे किसी ने भविष्यवाणी भी की है कि अगला जो इन सब के बाद होगा वो साउथ ईस्ट एशिया होगा, जो हमारा देश और हमारे आसपास के देश हैं उनके लिए, क्योंकि इसके पीछे की भी कहानी होती है। जो हथियार डीलर हैं, 5 बड़े देश दुनिया के जो हथियार बनाते हैं, तो उस हथियार को बेचना भी होता है, उस हथियार का इस्तेमाल भी करना होता है, वरना तो जंग लग के बर्बाद हो जाएगा। तो इस्तेमाल कब होगा? जंग में। तो जब जंग में होगा तो जंग के लिए हालात पैदा किए जाते हैं, वो भी बहुत पहले से प्लान करके। तो यही कहा जा रहा है कि अगला साउथ ईस्ट एशिया है, जिसमें हम भी आते हैं, पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, श्रीलंका भी आता है, चीन बीन, बाकी पता नहीं कितने देश हैं। तो खैर, कहानी आज की ख़त्म करूँ उससे पहले